नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि क्या हमारा सिर्फ एक विचार, बस एक सोच सच में हमारी सेहत, हमारे रिश्ते और यहाँ तक कि हमारी किस्मत को भी बदल सकती है। हमारे पास इसके लिए बीके शिवानी का एक बहुत ही प्रेरणादायक व्याख्यान है और उनकी किताब द पावर ऑफ वन थॉट का सार भी। तो आज हमारी कोशिश यही है कि इन स्रोतों से वो दमदार कहानियां और प्रैक्टिकल तरीके निकालें जो हमें ये समझने में मदद करें कि हम सिर्फ हालात के मारे नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के डायरेक्टर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए इस सोच की दुनिया में उतरते हैं। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल मतलब कोई दार्शनिक बात नहीं है। ये स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे विचारों का हमारे शरीर पर, हमारी दुनिया पर एक असली फिजिकल असर होता है। हाँ, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने या पॉजिटिव थिंकिंग का जुमला नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी को उसकी नींव से बदलने की ताकत के बारे में है। बिल्कुल। किताब की शुरुआत ही इस मूल सिद्धांत से होती है कि हमारी जो बाहरी दुनिया है, मतलब हमारे हालात, हमारे रिश्ते, हाँ, हमारी नौकरी, ये सब कुछ नहीं, बस हमारी भीतरी दुनिया का एक आईना है। और ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसके पीछे अब तो विज्ञान भी है। हाँ बिल्कुल। जैसे जब हम लगातार गुस्से या तनाव में रहते हैं तो हमारे शरीर में वो कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स, हाँ वो भर जाते हैं जो हमें बीमार करते हैं। और दूसरी तरफ जब हम शांत या खुश होते हैं तो शरीर में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सही बात है। और ये कनेक्शन बहुत गहरा है। व्याख्यान में इसका एक बड़ा ही मार्मिक उदाहरण दिया गया है। सोचिए, दो कैंसर के मरीज हैं, दोनों की हालत एक जैसी है और डॉक्टरों ने दोनों को जवाब दे दिया है। कहा है कि आपके पास शायद 1 साल है। अब पहला मरीज इस बात को अपनी हकीकत मान लेता है। वो हर दिन इसी डर में जीता है कि अंत करीब है और शायद वो उस साल पूरा होने से पहले ही चला जाता है। और दूसरा मरीज वो डॉक्टरों की बात सुनता है पर उसे अपनी किस्मत नहीं बनाता। वो उम्मीद बनाए रखता है, हर दिन को एक तोहफे की तरह जीता है और वो सालों तक जी जाता है, डॉक्टरों की भविष्यवाणी को गलत साबित करते हुए। वाह। अब सवाल यह है कि दोनों के शरीर, बीमारी, इलाज सब एक जैसे थे, तो फर्क कहाँ था? फर्क उस एक विचार में था। बिल्कुल। एक ने हार मान ली, दूसरे ने जीने की ठान ली। शक्ति जो थी वो मन के अंदर थी। ये वाकई सोचने वाली बात है और ये हमें उस जगह ले आता है जहां बात वाकई अविश्वसनीय हो जाती है। व्याख्यान में एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान संग्राम सिंह की कहानी है जो हैरान कर देने वाली है। हाँ, ये कहानी इस सिद्धांत को एक बिल्कुल ही नए स्तर पर ले जाती है। संग्राम सिंह जब बच्चे थे तो उन्हें रोमेटॉइड अर्थराइटिस का एक बहुत ही गंभीर रूप था। अच्छा। वो व्हील चेयर पर थे, उनके शरीर की हड्डियां तक अकड़ गई थी और डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये बच्चा शायद 1 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। अरे बाप रे। परिवार के लिए तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। सबने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया था, सिवाय एक इंसान के, सिवाय उनकी माँ के। उन्होंने डॉक्टरों की बात नहीं मानी, उन्होंने उस हकीकत को नहीं माना। वो हर रोज अपने बेटे की तेल से मालिश करती थीं। पर वो सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं थी। जब वो मालिश करती थीं तो उनके मन में लगातार बिना रुके सिर्फ एक ही विचार, एक ही तस्वीर चलती थी। क्या? मेरा बेटा पहलवान है, ये कुश्ती लड़ रहा है। वो अपने मन में उसे अखाड़े में देखती थी। पहलवान, कुश्ती, बस यही एक विचार। ये तो गजब है। मतलब बाहर की सच्चाई कुछ और थी, व्हीलचेयर थी, डॉक्टरों की चेतावनी थी, पर उनके मन की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल। और देखिए उस एक विचार की शक्ति। वो बच्चा जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, आज एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है। अविश्वसनीय। तो ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या हमारे विचार, खासकर दूसरों के लिए हमारे इरादे, एक ऊर्जा हैं? क्या हम सच में अपने विचारों से किसी दूसरे की किस्मत पर असर डाल सकते हैं? हाँ, किताब ऐसे एक विचार की शक्ति कहती है। जैसे एक छोटे से बीज में एक विशाल पेड़ छिपा होता है, वैसे ही एक शक्तिशाली विचार में भविष्य छिपा होता है। संग्राम सिंह की माँ का विचार वो बीज था। संग्राम सिंह की कहानी तो मतलब अविश्वसनीय है। ये दिखाती है कि एक विचार किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। पर ये तो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी केस हुआ। हमारी आम जिंदगी में, खासकर हमारे रिश्तों में, ये सिद्धांत कैसे काम करता है? क्योंकि वहां तो हर रोज छोटी बड़ी मुश्किलें आती हैं। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि
यहीं पर यह सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। व्याख्यान में अटैचमेंट यानी लगाव और डिटैचमेंट यानी निर्लिप्तता के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताया गया है। हम अक्सर इन शब्दों का गलत मतलब निकालते हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता था कि डिटैचमेंट का मतलब है कि कोई फर्क ही ना पड़ना, मतलब उदासीन हो जाना। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए आपका हाथ किसी ऐसे इंसान के हाथ से कसकर जुड़ा हुआ है जो एक ढलान से नीचे फिसल रहा है। अगर आप उससे बुरी तरह चिपकी हुई हैं तो क्या होगा? मैं भी उसके साथ नीचे खिंचती चली जाऊंगी। बिल्कुल, यही अटैचमेंट है। अब इसे रिश्तों में देखें। हाँ। अगर आपका कोई अपना, आपका बच्चा या दोस्त बहुत दुखी है, परेशान है, और आप भी उसके दुख में डूबकर चिंता, डर और बेबसी से भर जाती हैं, तो दोनों नीचे जा रहे हैं। हाँ, आप उसकी मदद नहीं कर पा रही हैं, बल्कि आप भी उसकी समस्या का हिस्सा बन गई हैं। इससे किताब में उपभोक्ता या कंज्यूमर बनना कहा गया है, जो दूसरों की नकारात्मकता को सोख लेता है। तो फिर डिटैचमेंट क्या है? क्या मैं अपना हाथ छुड़ा लूं? नहीं, डिटैचमेंट का मतलब है कि जब वो इंसान नीचे फिसल रहा हो, तब आप अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी रहें। आप अपना संतुलन न खोएं। अच्छा। पर मजबूती से खड़े रहकर उसे हाथ बढ़ाती हैं। वो मजबूती ही डिटैचमेंट है। आप जुड़ी हुई हैं, पर अपनी शक्ति खो नहीं रही हैं। आप एक प्रभावक या इन्फ्लुएंसर बन जाती हैं, जो शांति और शक्ति फैलाता है, सोखता नहीं। वाह, ये उपभोक्ता प्रभावक वाला फ्रेमवर्क तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब जब मेरा दोस्त अपनी परेशानी बता रहा है तो मेरा काम उसके साथ बैठकर रोना नहीं है, नहीं, बल्कि अपनी शांति बनाए रखकर उसे सही सलाह देना या बस एक स्थिर सहारा देना है। ये प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन की जगह प्रतिसाद यानी रिस्पॉन्स देना हुआ। एकदम सही। प्रतिक्रिया भावनाओं के बहाव में होती है, जबकि प्रतिसाद एक सोची समझी स्थिर अवस्था से आता है। अटैचमेंट में हम दूसरे की भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। डिटैचमेंट में हम अपनी भावनाओं के मालिक रहते हुए दूसरे की मदद करते हैं। अब नामुमकिन लगता है। और ये सबसे मुश्किल स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं। यहीं पर इन स्रोतों का दृष्टिकोण बहुत क्रांतिकारी हो जाता है। आमतौर पर जब कोई हमारे साथ गलत करता है, तो हमारा पहला विचार होता है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं बेचारा हूं, मैं पीड़ित हूं। हम खुद को विक्टिम बना लेते हैं। हाँ, जो कि स्वाभाविक भी है। स्वाभाविक है, लेकिन शक्तिशाली नहीं है। ये स्रोत एक अलग नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया, वो असल में अपने ही कर्मों और संस्कारों का शिकार है। संस्कार? यहां संस्कार का मतलब है हमारे मन में बने हुए गहरे पैटर्न या आदतें। तो ये विचार कहता है कि वो व्यक्ति शायद गुस्से, असुरक्षा, लालच या ईर्ष्या के अपने ही एक चक्र में फंसा हुआ है। उसका बर्ताव उसकी अपनी आंतरिक कमजोरी का नतीजा है, आपका नहीं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब फोकस उससे हटाकर अपनी स्थिति पर ले आना। पर ये उसके बर्ताव को सही तो नहीं ठहराता। बिल्कुल नहीं, ये उसके बर्ताव को सही नहीं ठहराता, पर ये हमें पीड़ित की भूमिका से बाहर निकालकर एक ताकतवर स्थिति में ले आता है। क्योंकि अगर आप उनकी गलती के जवाब में खुद को दुखी, गुस्सा और पीड़ित बनाती हैं, तो आप अपनी शांति का कंट्रोल उनके हाथ में दे देती हैं। ये आपका नया कर्म बन जाता है। अच्छा। व्याख्यान में कहा गया है कि क्षमा करना यानी माफ करना सेल्फ केयर का सबसे बड़ा रूप है। ये लाइन बहुत शक्तिशाली है। क्षमा करना सेल्फ केयर है। मतलब हम माफी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए करते हैं। हाँ, अपने लिए। बिल्कुल। माफ करने का ये मतलब नहीं है कि जो हुआ वो ठीक था। इसका मतलब है कि आप ये चुन रही हैं कि मैं अपनी मन की शांति को इस घटना से, इस इंसान से ज्यादा महत्व देती हूं। आप अपनी शक्ति वापस अपने हाथ में ले रही हैं। और इसे करने का कोई प्रैक्टिकल तरीका है? हाँ, अफर्मेशंस यानी सकारात्मक संकल्प। बार बार अपने मन में दोहराना, मैं शांत हूं, मैं उस आत्मा को माफ करती हूं, मैं इस बात को जाने देती हूं। पर उस इंसान के लिए अच्छा सोचना जिसने आपका इतना बुरा किया हो, ये कैसे संभव है? ये सबसे एडवांस स्टेज है और इसमें वक्त लगता है। लेकिन विचार ये है कि आप उसके लिए भी एक अच्छा विचार बनाएं। वो एक शक्तिशाली आत्मा है, वो एक वफादार आत्मा है। लेकिन वो तो है नहीं। आप जानती हैं कि अभी वो ऐसा नहीं है, लेकिन आपका ये विचार एक ऊर्जा है जो आप उसे भेज रही हैं। ये ऊर्जा उसे बदलने की क्षमता रखती है। ठीक वैसे ही जैसे संग्राम सिंह की मां के विचार ने अपने बेटे की हकीकत बदल दी। ये दूसरों को ठीक करने के बारे में नहीं है, ये खुद को आजाद करने के बारे में है। ठीक है, ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। डिटैचमेंट, माफी, अपने विचारों का मालिक बनना।
पर ये सब करने के लिए एक जबरदस्त मानसिक और आत्मिक शक्ति चाहिए। ये शक्ति एक दिन में तो नहीं आ सकती। हम इसे बनाएं कैसे, खासकर जब हमारी आदतें सालों से नकारात्मक सोचने की पड़ी हों। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सब ज्ञान तब तक बेकार है जब तक हमारे पास इसे लागू करने की शक्ति ना हो। व्याख्यान में इसके लिए एक बेहतरीन उपमा दी गई है। सोचिए, एक शारीरिक रूप से बहुत कमजोर व्यक्ति है। जब वो सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है तो उसे सहारे के लिए रेलिंग को कसकर पकड़ना पड़ता है। वो हर कदम पर हांफता है। सही है, उसे बाहरी सहारे की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन वो रोज एक्सरसाइज करना शुरू करता है, पौष्टिक खाना खाता है और धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति बिना रेलिंग पकड़े आराम से सीढ़ियां चढ़ जाता है। और कुछ समय बाद वो उन्हीं सीढ़ियों पर दौड़ भी सकता है। रेलिंग वही है, सीढ़ियां भी वही हैं। बदला क्या? व्यक्ति की आंतरिक शक्ति। तो हमारे मन के साथ भी ऐसा ही है। हमारे रिश्ते, हमारी मुश्किलें वो सीढ़ियां हैं और हमें अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ानी है। एकदम। और इस मानसिक शक्ति को बनाने का जिम है ध्यान या मेडिटेशन। किताब के अनुसार मेडिटेशन का उद्देश्य सिर्फ दिमाग को शांत करना या तनाव कम करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका असली मकसद है थॉट मैनेजमेंट सीखना। ये अपने मन के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने जैसा है ताकि वो मुश्किल हालात में हैंग ना हो। तो इसका कोई सरल तरीका है? क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ध्यान का मतलब है आंखें बंद करके बैठना और उनका मन और ज्यादा भागने लगता है। हाँ, और इसकी एक बहुत ही सरल और व्यवहारिक तकनीक दी गई है। दिन की शुरुआत। हम उठते ही क्या करते हैं? अपना फोन उठाते हैं, ईमेल, मैसेज, बुरी खबरें देखते हैं और दिन की शुरुआत ही एक तनावपूर्ण और प्रतिक्रियाशील अवस्था में करते हैं। हाँ, ये तो होता है। तकनीक ये है कि सुबह उठते ही बिस्तर से उतरने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए शांति से बैठें और जानबूझकर कुछ शक्तिशाली विचार बनाएं। जैसे कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। इस विचार को महसूस करें। मैं प्रेम का सागर हूं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरे सामने आने वाली हर परिस्थिति छोटी है। दिन की शुरुआत इन विचारों से करना अपने मन को दिन भर के लिए सही दिशा देना है। मतलब एक तरह का मेंटल वर्कआउट? हाँ, ये छोटा सा अभ्यास ही वो मानसिक वर्कआउट है जो धीरे धीरे हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। और जब शक्ति बढ़ती है तो फिर हमें मुश्किल हालातों में बाहरी सहारों की जरूरत नहीं पड़ती। हम खुद ही इतने स्थिर हो जाते हैं कि हम उन सीढ़ियों पर आराम से चढ़ सकते हैं। तो आज हमने जो समझा उसका सार ये है कि हमारे हाथ में एक जबरदस्त टूल है, हमारा अपना विचार। संग्राम सिंह की कहानी ने हमें दिखाया कि कैसे एक अटूट विश्वास हकीकत को बदल सकता है। और रिश्तों में अटैचमेंट और डिटैचमेंट के फर्क ने हमें सिखाया कि कैसे हम दूसरों की मदद करते हुए भी अपनी स्थिरता बनाए रख सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि माफी दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी शांति और शक्ति को वापस पाने का एक तरीका है। और ये सारी मानसिक शक्ति ध्यान के रोजाना अभ्यास से बनाई जा सकती है, जो हमारे मन को मैनेज करने का सबसे कारगर तरीका है। यह सब हमें एक ही दिशा में ले जाता है। हम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया के मालिक बन सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि हमारे विचार न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी कैसे प्रभावित कर सकते हैं। संग्राम की मां का विचार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये एक सवाल खड़ा करता है, अगर दूसरों के बारे में हमारे निजी विचार भी एक ऊर्जा है जो हम लगातार उन्हें भेज रहे हैं, तो हम सब मिलकर इस पल अपने परिवार के सदस्यों, अपने सहकर्मियों और यहां तक कि उन अजनबियों के बारे में भी जिन्हें हम जानते तक नहीं, अपने मन में चुपचाप कौन से विचार रच रहे हैं और उन विचारों से हम कैसी दुनिया बना रहे हैं।